अंग्रेजों की फ्रांसीसियों से कभी नहीं बनी। और यह हाल केवल भारत में व्यापार को ही लेकर नहीं था, बल्कि उन दिनों यूरोप के अंदर भी फ्रांस और इंग्लिस्तान एक दूसरे के दुश्मन थे। भारत में फ्रांसीसियों का काम शुरू से ही खुशामद करने का रहा था और इसी नीति के आधार पर उन्होंने कर्नाटक के नवाब के कान अंग्रेजों के विरुद्ध भरने शुरू कर दिए, जिसके परिणाम स्वरूप डुप्ले ने लेबुरदुने नाम के एक सेना नायक को मद्रास विजय के लिए भेज दिया। सन 1748 में अंग्रेजी सेना ने पुडुचेरी पर हमला बोल दिया, लेकिन डुप्ले की सेना ने इस बार भी अंग्रेजों को हरा दिया। लेकिन इसी हार के साथ ही यूरोप के अंदर फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में संधि हो गई, जिसमें एक शर्त यह तय हुई कि मद्रास फिर से अंग्रेजों के हवाले कर दिया जाए। सन 1754 में तिरुचिपल्ली के संग्राम में डुप्ले की हार हुई और मजबूर होकर फ्रांस की सरकार ने डुप्ले को वापस बुला लिया। सन 1769 तक फ्रांसीसी कंपनी को पूरी तरह से तोड़ दिया गया, लेकिन इसके बाद भी सन 1929 तक भारत के पुडुचेरी, चंद्रनगर तथा एक दो छोटे स्थान फ्रांस के कब्जे में हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम शिवांक यादव है। बात सन 1707 ईस्वी की है, जब मुगलों का शासन भारत के कई हिस्सों में फैल चुका था। लेकिन इसी समय औरंगजेब की मृत्यु ने मुगल साम्राज्य की नींव हिला के रख दी थी। वैसे तो औरंगजेब के बाद कई और भी मुगल सम्राट दिल्ली के सिंहासन पर बैठे, लेकिन इनकी बादशाहत और दबदबा पहले के बादशाहों की तरह बिल्कुल ना था। आपको ये जान के हैरानी भी होगी और आश्चर्य भी कि औरंगजेब के मरने के साथ ही कई सूबेदारों ने तो खुद को स्वतंत्र राजा भी घोषित कर लिया और अपना एक अलग राज्य बनाकर उस पर शासन करने लगे। लेकिन दिल्ली के शासक के अधीन सभी सूबेदारों ने ऐसा नहीं किया। कुछ आज भी सम्राट के अधीन ही सूबेदार के पद पर शासन कर रहे थे। इन्हीं में एक नाम था नवाब अलीवर्दी खां का। अलीवर्दी खां मुगल सम्राट के अधीन बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों ही प्रांतों का सूबेदार था। अलीवर्दी खां सूबेदार पद की शुरुआत से ही सम्राट का वफादार रहा करता था, लेकिन परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती। समय के साथ साथ अब मराठों ने बंगाल रियासत पर हमले शुरू कर दिए, जिसमें मुगलों की सहायता उसको नहीं मिली और मुगल सम्राट के इस अनदेखी के कारण ही अलीवर्दी खां ने दिल्ली के खजाने में जाने वाली सालाना मालगुजारी पर रोक लगा दी। इतना करते हुए भी उसने अपनी हद पार नहीं की। उसने अपने राज्य को स्वतंत्र घोषित नहीं किया, बल्कि सम्राट के अधीन रहकर ही शासन करता रहा। नवाब अलीवर्दी खां के शासन में बंगाल रियासत सबसे खुशहाल रियासतों में से एक थी। अलीवर्दी खां के लिए एक अंग्रेजी लेखक H.C. हिल ने खुद ही कहा है, मैं समझता हूं कि सामाजिक इतिहास के हर विद्यार्थी को स्वीकार करना होगा कि 18वीं सदी के मध्य में बंगाल के किसान की हालत उस समय के फ्रांस या जर्मनी के किसानों की हालत से बढ़ के थी। बंगाल के बारे में इतना ही नहीं, बल्कि अंग्रेजी सेनापति क्लाइव खुद ही अपनी एक पुस्तक में लिखता है, मुर्शिदाबाद शहर उतना लंबा चौड़ा, आबाद और धनवान है जितना कि लंदन शहर। अंतर केवल एक ही है कि लंदन के अमीर से अमीर आदमी के पास जितना धन होगा, उससे कहीं ज्यादा धन संपदा मुर्शिदाबाद में अनेक लोगों के पास है। H.C. हिल लिखते हैं कि मुगल काल में भी देश का व्यापार और दस्तकारियां करीब करीब सब हिंदुओं के हाथों में ही थी, लेकिन भारत की संपन्नता ज्यादा दिन किसी भी विदेशी से नहीं देखी जाती थी। वे भारत में आते तो थे, लेकिन केवल उपनिवेश के उद्देश्य से ही आते थे। भारत के इतिहास में आपको यह बात भी जाननी चाहिए कि अंग्रेज भारत में आए तो पहले पश्चिम तट में थे, लेकिन उनकी राजनीतिक सत्ता की शुरुआत सबसे पहले बंगाल से हुई। इसके दो कारण बताए जा सकते हैं। पहला और मुख्य कारण यह था कि पश्चिमी तट पर मराठाओं की विशाल जल सेना मौजूद थी, जो उस समय दुनिया की सबसे बड़ी जल सेना थी, और उस समय मुगल सेना के पास कोई भी जल सेना नहीं हुआ करती थी। बंगाल का रास्ता समुद्र से आने वालों के लिए खुला हुआ था। दूसरा कारण यह था कि हमारे देश के जितने भी पूर्वी प्रांत थे, वे अन्य प्रदेशों की अपेक्षा बहुत अधिक उपजाऊ और धन संपदा से भरे हुए क्षेत्र थे। यही कारण था कि अंग्रेज आए तो पश्चिम में थे, लेकिन सबसे पहले शासन की नींव उन्होंने पूर्व में डाली थी।
बंगाल के गरीब होने का सिलसिला भी यहीं से शुरू हुआ। सबसे पहले एक अंग्रेज कर्नल मिल ने जर्मनी के साथ मिलकर भारत में बंगाल, बिहार और उड़ीसा को लूटने की एक योजना तैयार की, जिसमें मुगलों की नीतियों को खराब बताकर उनका धन लूटने की योजना तैयार की गई। कर्नल मिल अपनी इस योजना को ईस्ट इंडिया कंपनी से छिपाकर पूरा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कंपनी का इरादा भी कुछ दूसरा नहीं था। यहाँ हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे देश में आकर हमको यूं ही नहीं गरीब बनाकर गुलामी तक पहुंचा दिया। इसके पीछे भी हमारे बीच छिपे कुछ गद्दार और लालची लोगों का हाथ था, जिनके कारण पूरे भारत को गुलामी सहनी पड़ी थी। इन्हीं में से एक नाम था अमीचंद सेठ का। यह एक पैसे वाला पंजाबी व्यापारी था। अंग्रेजों ने अमीचंद को यह लालच दिया कि बंगाल के नवाब को खत्म करके मुर्शिदाबाद के खजाने का एक बड़ा हिस्सा तुमको दे दिया जाएगा। अंग्रेज केवल लालच ही नहीं देते थे, बल्कि जब तक उनका काम न निकल जाए वे अपने कई आला अधिकारियों को उस व्यक्ति की खुशामद में लगाए रखते थे। अंग्रेज षड्यंत्रकारियों में एक खास नाम आता है, कर्नल स्कॉट का, जिसने अमीचंद जैसे कई व्यापारियों और सत्ता पक्ष के छोटे बड़े अधिकारियों को अपने पक्ष में कर दिया था। भारत में अंग्रेजों को सम्राटों की अनुमतियां मिलने के बाद उन्होंने किलेबंदियां शुरू कर दी, जिसमें कलकत्ता में अंग्रेजों और चंद्रनगर में फ्रांसीसियों की किलेबंदी थी। इन सभी की बढ़ती किलेबंदी का जब नवाब अलीवर्दी खां को पता चला तो उसने अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों के अधिकारियों से मुलाकात की और उनको एक चेतावनी देते हुए यह कहा कि तुम लोग सौदागर हो, तुमको किलो की क्या जरूरत? जब तुम मेरी हिफाजत में हो तब तुम्हें किसी दुश्मन का डर नहीं हो सकता। लेकिन बात अलीवर्दी खां तक होती तो शायद अंग्रेज कभी कामयाब ना हो पाते। लेकिन अंग्रेज जानते थे कि अलीवर्दी खां बूढ़ा हो गया था और कुछ ही समय में बंगाल के शासन पर कोई दूसरा आएगा। अपने अंत समय में अलीवर्दी खां ने अपने उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला को नसीहत देते हुए यही कहा कि अंग्रेजी हुकूमत को कभी भी किलेबंदी की अनुमति मत देना, क्योंकि वह जानता था कि किलेबंदी करने से अंग्रेजों की ताकत बढ़ जाएगी और यह बंगाल के लिए खतरनाक होगा। बंगाल में नवाब अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल में नवाब की गद्दी पर 10 अप्रैल सन 1756 को सिराजुद्दौला को बैठाया गया। नवाब बनते ही सिराजुद्दौला का अंग्रेजों से संघर्ष शुरू हो गया। सिराजुद्दौला का अंग्रेजों से संघर्ष की कहानी हम अगले एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।